नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और हमारा स्पोर्ट्स स्पेशल शो। चूँकि ये स्पोर्ट्स स्पेशल हमारा वीकली होता है, बट चूँकि एक बड़ा इवेंट हुआ, भारत ने इंग्लैंड को हराया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात करी जाए। तो अनूप, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक जीत के ऊपर बात करने के लिए, आपने आपका समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Namaskar. Very happy to be राइट। here. सो जस्ट एक क्विक ब्रीफ मैं आपको बताऊं कि भारत ने फर्स्ट इनिंग में 587 बनाए, उसके रिप्लाई में इंग्लैंड 407 पे ऑल आउट हो गई। फिर भारत ने 427 बनाए 6 विकेट पर और डिक्लेयर कर दिया और इंग्लैंड को पांचवें दिन 271 पे आउट कर दिया। इस तरह से भारत ये मैच 336 रनों से जीत गया, जो कि रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भारत के लिए है। और इसके साथ ही बहुत कुछ चीज़ें इस मैच के साथ में हुई, जैसे एडमिस्टन बर्मिंघम में पहली बार कोई एशियन टीम वहाँ पर जीती। इसके पहले भारत वहाँ पर करीब 10 मैच खेला था, 9 मैच हार चुका था और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। किसी एक प्लेयर ने, जैसे अगर भारतीय टीम की बात करें तो शुभमन गिल ने दोनों मैचों में सेंचुरीज बनाए। फर्स्ट इनिंग में डबल सेंचुरी थी और सेकंड इनिंग में उनकी सेंचुरी थी। एक मैच में भारत ने पहली बार 1000 रन बनाए। फिर उसके बाद में किसी कैप्टन का इंग्लैंड में जाकर दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाना, ये भी एक पहली बार हुआ। और इन सबके साथ में कोई एक प्लेयर इस जीत का हीरो नहीं था। इस जीत के हीरो मल्टीपल प्लेयर्स थे, यानी ये एक टीम कॉम्बिनेशन था, जिसमें शुभमन गिल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और सपोर्टिंग रोल में बाकी पूरी टीम। सो अनूप, ये एक समरी थी जो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने बताई। व्हाट्स योर थॉट, व्हाट्स योर टेक इस पूरी जीत के ऊपर? पहला तो ऐतिहासिक जीत आपने बताया, डेफिनेट चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपके लिए। एक और रिकॉर्ड था इसमें, जितना रन शुभमन गिल ने बनाया वो था 430 या 430 रन। दैट इज ओनली द सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन्स अ प्लेयर हैज एग्रीगेटेड इन अ टेस्ट मैच, इन वन राइट, सिंगल टेस्ट एब्सोल्युटली। मैच। इसके वन पहले सिंगल जो टेस्ट रिकॉर्ड मैच। था वो ग्राहम गूच का है, जिन्होंने 450 रन बनाया, वो भी हमारे खिलाफ ही था। आई थिंक 1990 में वो फेमस ऐतिहासिक टेस्ट जिसमें उन्होंने 100 बनाया था, एज फार एज आई रिमेंबर, इन द फर्स्ट इनिंग्स। और उसके बाद उन्होंने आई थिंक 100 या 120 कुछ तो बनाया था, तो उन्होंने टोटल राइट। 450 रन बनाया था उस मैच में। उसके बाद सबसे हाईएस्ट रन एक ही मैच में बनाने का किरदार शुभमन गिल के नाम जाता है। 430 रन बनाया उन्होंने एक ही गेम में। तो आपने जो रिकॉर्ड्स बताया उसके साथ ये एक और रिकॉर्ड जुड़ गया उसमें। तो डेफिनेटली बहुत ही ऐतिहासिक जीत है ये। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, अगर आपको याद होगा राहुल, हमने ये बात किया था कि बहुत टाइम से हम एक ही बात करते हैं कि बुमराह बुमराह बुमराह। एक मैच राइट। जीतने के लिए आपको 11 प्लेयर की कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। हम्म। भले ही आप कितने ही अच्छे प्लेयर हो, बुमराह जैसे नंबर 1 बॉलर हैं, वो कोई 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 डाउट ही नहीं है कि उनसे बेहतर वर्ल्ड में अभी कोई बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर के, अगर आप क्रिकेट पे देखोगे। लेकिन सिर्फ एक बुमराह के साथ आप मैच नहीं जीत सकते हो। और ये जो साथ में जो बाकी बॉलर्स हैं, उन्होंने ये दिखाया और उन्होंने ये बताया कि दे आर एज गुड, इफ नॉट एज गुड एज बुमराह, बट दे आर एज गुड टू विन अ टेस्ट मैच ऑन देयर ओन काउंट। एंड ये जो विकेट था ये एकदम प्लासिड विकेट था। इसमें इंडिया ने 2 बार इंग्लैंड को ऑल आउट किया, जो एक अपने ही इसमें एक ऐतिहासिक मोमेंट है, क्योंकि वो पिच में अगर आपने 20 विकेट्स लिया एंड इंग्लैंड हार्डली प्लेड एनी गुड क्रिकेट इन दैट। अगर आप देखोगे तो उनके फर्स्ट इनिंग्स में अगर आपने हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ का इनिंग्स निकाल दिया तो आई थिंक दे वुड हैव बीन ऑल आउट इन अबाउट 100 रन्स, राइट? बिकॉज बाकी राइट। सारे लोगों ने, देयर वर 6 पीपल हु गॉट zeros, most people got single digit scores. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक अगर आप देखोगे तो ऐतिहासिक जीत है ये। और इसके अलावा इसमें आपके सारी टीम का कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो देयर वाज इवन अ माइनर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम करुण नायर इन बोथ द इनिंग्स, इवन दो इट वाज नॉट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स, बट it was a contribution. और करुण नायर also was extremely good in slips, which means that जो हमारे फर्स्ट टेस्ट मैच में जो कितने कैचेस ड्रॉप हुए थे वो नहीं ड्रॉप हुए, एंड
like he was very good at that. Washington Sundar had a bit of contribution. उन्होंने Ben Stokes का wicket लिया था in the last day and he bowled very well in the last day. Ravindra Jadeja batted very well and also bowled very well as well. So all in all, team combination and team का success है ये. And it's a great moment for Shubman Gill and for all the people who are associated with Indian cricket and people who follow Indian cricket like us. I think this is a great victory. Hopefully, this is a start of a good time because next Test match में तो बुमराह वापस आएंगे and that will become a potent bowling attack. Bumrah, Akashdeep and Siraj will be like a good quarter three pace bowlers to bowl at England. राइट, एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो और दूसरे कंट्रीब्यूशन थे वो भी आपने बताया, जैसे करुण नायर का बताया, फिर उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर का बताया। करुण नायर की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो उनके स्लिप कैचेस देखने को मिले, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्विफ्ट और बिना किसी जगल के, और उनकी पोजीशन इतनी अच्छी उन्होंने स्लिप में अपने आप को स्टैंड करके रखा था कि बॉल उनके हाथ से छूटेगी ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने अप टू द मार्क थे उनकी पोजीशन में और उनकी स्टैंडिंग में कि बॉल सीधे उनके हाथ में आया और वहीं पर बैठ गया। उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बताया कि ऑफ कोर्स विद द बैट उन्होंने किया, पर बॉल के साथ में जहाँ पर एक पार्टनरशिप लग गई थी जेमी स्मिथ की और बेन स्टोक की, तो उस पार्टनरशिप को उन्होंने ब्रेक किया, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मोहम्मद सिराज ने फर्स्ट इनिंग में तो 6 विकेट लिए, और सेकंड इनिंग में उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस भी लिए, जिसके अंदर आकाशदीप का जो 5th विकेट था वो कैच उन्होंने लिया, और रविंद्र जडेजा की बॉल पर जो उन्होंने कैच लिया वो भी बड़ा एक अच्छा कैच था। अब इसके अंदर है ना अनूप, अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो अगर हम स्पेसिफिकली मैं बात करूं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुभमन गिल ने करी, अगर आपने वो सुना होगा तो उन्होंने कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए विकेट लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने ड्यूक बॉल के ऊपर भी सवाल उठाए कि ये बॉल बहुत जल्दी नरम हो रही है और अपना शेप जो है वो खो रही है। फिर उन्होंने कहा कि अब आई एम नॉट श्योर ये बॉल की प्रॉब्लम है, मौसम की प्रॉब्लम है या पिच की प्रॉब्लम है, बट बॉल जो है इस तरह की बॉल और इस तरह की कंडीशंस बॉलर के लिए सूटेबल नहीं है, और ये एक गेम के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक ही एब्सोल्युटली, उन्होंने सही कहा है। जैसे हमने ये लास्ट संडे वाले शो में भी डिस्कस किया था, राइट? अगर आपको याद होगा तो हमने इंग्लैंड के पिचेस के बारे में बात किया था। डेफिनेटली ये जो पिचेस हैं दे बीन डन सूटेड फॉर द वे इंग्लैंड वांट टू प्ले, और वो अगर आपको खेलना है तो वो उस तरीके का अगर आपको गेम खेलना है तो आपको ऐसे ही पिच देने पड़ेंगे। और ड्यूक्स बॉल जो जनरली ज्यादा स्विंग करता है, ऑब्वियसली टू सूट द रिक्वायरमेंट, द बॉल आल्सो इज प्रीटी मच डूइंग व्हाट द पिच इज सपोज्ड टू डू, राइट? अगर आई थिंक बेन स्टोक्स ने बहुत ही अच्छा कहा था इसके ऊपर, मोर देन शुभमन गिल, ही सेड दिस पिच वाज मोर लाइक द सबकॉन्टिनेंट विकेट, दिस इज द पिच दैट इंडिया वुड लव टू प्ले ऑन एनी डे, राइट? यही पिच में हम लाइक ऑलमोस्ट हर दिन खेलते हैं जब भी मैच इंडिया में होता है, राइट? एकदम फ्लैट विकेट होता है जहाँ पे बॉलर के लिए लाइक बारिंग द न्यू बॉल आपके पास फास्ट बॉलर के लिए काफी कम अपॉर्चुनिटी होता है, और जैसे आप 5वें दिन आते हो या चौथा या 5वां दिन आते हो तो बॉल टर्न होने लगता है। So this is as good a subcontinent wicket that you can get. So the question is, like England have actually given India the perfect pitch to make it one all, right? Actually, it should have been 2 love in favor of India. अगर आप logically देखो तो फर्स्ट वाले मैच में भी इंडिया ने अगर वो चौथा इनिंग्स इंडिया ने अगर वो दो बार consecutively वो विकेट नहीं खोए होंगे तो इंडिया would have actually been 2-0 up. So honestly speaking, England have been very poor in both the games, barring that like the tongue, ability to guess miss the tail, and then obviously playing an absolute blinder in the 4th innings to get that victory. वो दो को छोड़ के इंग्लैंड का परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी मीडियोकर इन बोथ द टेस्ट मैचेस. सो all in all, there is more problems for England than India. India has actually benefited ये वाले टेस्ट मैच में because now आपके पास एक आकाश like ब्राइट चलने वाली दीप मिले हैं हमें. आकाशदीप के नाम है उनका, लेकिन एकदम ब्राइट दीप की तरह वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. सो ऑल इन ऑल इट इज अ पॉजिटिव फॉर इंडिया.
तो राइट, एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इंग्लैंड की तरफ से था, उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ। और मुझे तो इस बात को ये भी लगता है कि जो सीरीज स्टार्ट होने के पहले कई सारे इंग्लिश प्लेयर्स थे, फिर उसमें उनके बॉलर थे ग्रैम, क्या नाम उनका, ऑफ स्पिनर थे, वो कह लीजिए, या फिर माइकल वॉन वॉन कह लीजिए, और भी कई प्लेयर वो इंडिया को कहीं काउंट ही नहीं कर रहे थे इस पूरे सीरीज में। फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे थे एक तंज कसने के इसमें कि ये एक एशेज की रिहर्सल हो जाएगी, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट खैर, जो भी है, एट द एंड रिजल्ट मैटर्स। जो है, जो जीता वही सिकंदर। अब अनूप, थोड़ा सा अगर आगे चलें, फिर भी अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है, या कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने हैं, या कुछ बॉक्सेस हैं जिन्हें टिक करना बाकी है। तो इस जीत से वो सारी चीजें अंडर द कार्पेट नहीं हो सकती। तो क्या करेक्ट। थर्ड टेस्ट के पहले, जिसके लिए अभी सिर्फ 2-3 दिन का ही समय है, क्या टीम या टीम मैनेजमेंट या इसके ऊपर कुछ मंथन होगा? डेफिनेटली एक चेंज तो 100% है कि जसप्रीत बुमराह विल कम बैक इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, राइट? बिकॉज until unless like सिराज इज टायर्ड एंड कैनॉट बोल, और जनरली सिराज के साथ हमने तो देखा नहीं है कि वो सिनारियो आता है, वो जनरली ऑलमोस्ट हर मैच के लिए तैयार होता ही है। तो सिराज, आकाशदीप और बुमराह, that change will definitely happen. The only other thing that in the Indian team may want to consider is whether you need Nitish Kumar Reddy or Shardul Thakur, right? Because first test match में शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग इतना अच्छा नहीं किया, उनको इतना बॉलिंग दिया नहीं गया। नीतीश कुमार रेड्डी को हार्डली एनी बॉलिंग उन्होंने बॉलिंग किया इस मैच में, और उनकी बैटिंग में भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो लॉर्ड्स में डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड ऐसा एक पिच देगा जिसमें इट इज गोइंग टू बी डिसएडवांटेज फॉर इंग्लैंड। तो और अगर हमने WTC फाइनल को एक बेस रखेंगे तो डेफिनेटली द लॉर्ड्स पिच वाज लॉट बेटर देन द पिचेस दैट यू हैव सीन इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। सो अगर पेस और बाउंस है, और लॉर्ड्स में एक स्लोप भी होता है जिसमें आपको बॉलिंग करने के लिए यू नीड दैट टैलेंट टू डू दैट, तो हो सकता है कि वो पिच विल बी लॉट मोर स्पाइसियर देन द पिचेस ऑफ दीज टू, राइट? सो उस सिनेरियो में इंडिया में वांट टू थिंक कि do they want to get someone like an Abhimanyu Eashwaran or a Sai Sudarshan back into the squad in place of like the all-rounder, the fast bowling all-rounder, right? So because उनको इतना bowling नहीं मिला है, तो do you want to get a proper specialist batter in that place? Because अगर बुमराह, आकाशदीप और सिराज खेलते हैं और हमारे पास जडेजा एंड से वॉशिंगटन सुंदर हैं, तो आपके पास फुल प्रॉपर 5 बॉलर्स तो वैसे हैं। तो उस सिनारियो में लाइक द सिक्स्थ बॉलर की जरूरत आपको पड़ेगी कि नहीं ऑन अ गुड बॉलिंग, गुड विकेट इज अ बिग डिबेट, राइट? बट बात बैटिंग डेप्थ की भी आती है। From what we have seen of the current team management, they seem to be like more favoring the fact that you need the batting depth. हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी might retain his place, but अगर if I was selecting the team, then I would quite definitely look at either Sai Sudarshan or Abhimanyu Eashwaran to come back and play that, क्योंकि आपको एक फुल बैट्समैन मिलता है, राइट? तो अनूप, आपने ये बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन हो या फिर साई सुदर्शन हो, पर Correct. क्या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह कुलदीप यादव भी हो सकते हैं? बहुत कम चांसेस है, बिकॉज तीन स्पिनर इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर विल गेट रिटेन द फैक्ट दैट ही बैटेड वेरी वेल, एंड ऑब्वियसली जो करंट टीम मैनेजमेंट है, दे सीम टू बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बैटिंग डेप्थ, राइट? सो द चांसेस ऑफ कुलदीप यादव कमिंग इन वुड बिकम लेसर इन दैट सिनेरियो। नीतीश के जगह पे आप कुलदीप को लोगे तो डस नॉट मेक सेंस, बिकॉज 3 स्पिन बॉलर्स on a wicket like Lords, जहाँ पे it's going to assist pace bowlers, might not look logical. So I don't think कि कुलदीप को मौका मिल सकता है until unless the team management decides कि they are okay to drop Washington Sundar and get Kuldeep Yadav in. That does not look possible, right? So जितना मुझे लगता है कि definitely it will be Bumrah who will come in, and the only thing the team management will have to make a decision is, do you want to get a full batsman like Eashwaran, Sai Sudarshan or Dhruv Jurel or someone like that who's a full-fledged batter into the squad in place of that all-rounder Nitish Kumar Reddy. But
आई डोंट थिंक इवन वो डिसीजन वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नीतीश गिव्स यू दैट ऑप्शन दैट in the event of your main bowlers, fast bowlers going for runs, you still have that backup of Nitish Reddy doing the job. तो आई थिंक कि एक ही चेंज होगा, जसप्रीत बुमराह विल कम इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, ये एक ही चेंज लॉजिकली है. बट यस, आई मीन इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ विनिंग परस्पेक्टिव, व्हाई नॉट लुक एट समवन लाइक अभिमन्यु ईश्वरन, राइट? बिकॉज वो एक ओपनर है, आप उनको इजीली नंबर 6 के स्लॉट में स्लॉट दे सकते हो, बिकॉज जनरली नंबर 6 जो स्लॉट होता है वो ओपनर जैसा ही स्लॉट होता है, बिकॉज यूजुअली यू एंड अप प्लेइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, और like अगर आप like you play with the tail, or like I mean it is still like a number that new ball का सिनारियो होता है, राइट? तो obviously there is a good chance that someone like an ईश्वरन जो काफी टाइम से टीम में है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, एक मौका मिल सकता है उनको. बट आई डू नॉट नो कि वो डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं. बट ऑब्वियसली if I was in that team dugout, I would definitely want to look at someone like Abhimanyu Ishwaran and see whether he's got the talent to shine, right? एब्सोल्युटली. अब अगर थोड़ा सा हम इंग्लैंड की पर्सपेक्टिव से बात करें तो जोफ्रा आर्चर को भी स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है. तो क्या आपको लगता है जैसे जसप्रीत बुमराह का इंक्लूजन थर्ड टेस्ट में श्योर शॉट हमें दिखता है, तो वैसे जोफ्रा आर्चर भी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आएंगे? 100%. Jofra Archer is expected to take the field. In fact, उनको सरे से like मैच में इसके लिए वापस लेके आया गया था ताकि उनको वो वापस टीम एनवायरनमेंट में आने का मौका मिले. बिकॉज अगर आपको याद होगा तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गया उनको टेस्ट क्रिकेट खेले हुए. उन्होंने पुराने वाले मैनेजमेंट के अंडर खेला था जहाँ पे like the way of playing was completely different to how like Ben Stokes and Brendan McCullum run the team. तो उसके वजह से ही उनको पहले तो सरे से बुलाया गया था टू गेट हिम इनटू द स्क्वाड एंड गेट हिम रेडी फॉर दिस मैच. तो 100% मुझे तो लगता है कि जोफ्रा आर्चर खेलेंगे और इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज जॉश टंग एंड ब्राइडन कार्स एंड like can't get the other bowler, Chris Wokes have not done a great amount of bowling. अगर आप देख रहे हो तो पहले तो वो दोनों ने दोनों टेस्ट खेला है, उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग किया है, राइट? दे हैव बोल्ड ऑलमोस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओवर्स विदाउट एनी सक्सेस. Bryden Cars, I think, already had a bit of a problem in his toe as well. So all in all, I think it will be a question of like England will definitely get Jofra Archer into the mix, and like you never know, they might actually rest 2 more players and get Jofra Archer and maybe Atkinson or someone into the squad as well. राइट. और इसमें कहीं ना कहीं बेन स्टोक भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से कम बॉलिंग कर रहे हैं या फिर वो अपनी बॉडी को हैंडल कर रहे हैं, क्या लगता है? वो उनका बुमराह का जैसा प्रॉब्लम है राहुल. उनका इंजरीज हैव बीन सो मच कि वो बहुत ज्यादा बॉलिंग या बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर there's a good chance that he will again break down. So उनको अपने आप को मैनेज करना ही पड़ेगा. आपने बेन स्टोक्स का बात लिया तो इसमें सोचने वाली बात यही है कि बेन स्टोक्स हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एज अ बैटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक उनका लास्ट सेंचुरी ऑलमोस्ट 2 साल पहले था in that famous test match जहाँ पे like एलेक्स कैरी ने like जॉनी बेस्टो को रन आउट किया और लोग बवाल मच गया था उस पे. तो वो मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया. उसके बाद ही इज नॉट हैड अ गुड रन विद द बैट. Obviously Ben Stokes has been picked more for his leadership capability more than anything else. Obviously he's one of the greatest all-rounders to have played the game, but obviously injuries have had a toll on him, right? So obviously उनके लिए इतना ज्यादा bowling नहीं हो सकता है. तो I think it will be a mix of things that England will do. पहले तो they'll have to get a better pitch. अगर उनको इंडिया के साथ compete करना है, and I'm being very honest about it, if they want to compete with India, तो उनको ऐसा एक pitch देना पड़ेगा जहाँ पे उनके भी bowlers जो वर्ल्ड क्लास नहीं है उनको भी मौका मिलता है to actually shine. Because if you are going to give a pitch like what you are giving in the last 2 tests, then I think it's going to be a struggle with England's bowling attack. Indian bowling attack will still do a decent job because हम घर पे ऐसे ही पिच में खेलते हैं, राइट? ऐसे इसी पिच जैसे पिच आप देखते हो वैसे पिच इंडिया में होता है जहाँ पे आपको फर्स्ट न्यू बॉल के बाद फास्ट बॉलर्स को कोई मौका नहीं मिलता है और चौथा या पांचवा दिन को स्पिन टेक्स ओवर, राइट? So this is a typical subcontinent wicket. England will have to think hard whether they want to give India another subcontinent wicket or would they prefer to give India a more spicier wicket, which will get their bowlers also into equation. All in all, I think जो Lords वाला टेस्ट मैच होगा बहुत ही ऐतिहासिक होगा because a lot of the Indian players जो उसमें खेलेंगे उन्होंने कभी Lords में खेला नहीं होगा. It will be a big honor for almost everyone to step foot on Lords because Lords is the home of cricket. So बढ़िया होगा मैच. I expect India to be 2-1 up by the end of that match without a shade of doubt because they are the better playing team in the current scenario.
राइट। और अनुप, कहीं न कहीं ये सीरीज़ अभी तक जिस तरह से जा रही है, उस तरह से ये मुझे फ़ेमस इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की याद दिलाती है, जो अजिंक्य रहाणे लीड कर रहे थे विराट कोहली के एब्सेंस में, और उन्होंने 2-1 ऑस्ट्रेलिया में जीता था। तो उस टीम को भी कोई एकदम इतना काउंट नहीं कर रहा था, और प्लेयर्स भी जो थे, वो सारे मेन स्ट्रीम प्लेयर नहीं थे। वो एक तरीके से इंडिया बी टीम के प्लेयर थे। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वो सीरीज जिताया, और उस सीरीज से भी कई सारे हीरो हमें निकल के आए, देखने को मिले। कुछ लगभग वैसी ही चीज़ यहाँ पर भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आने के पहले भी भारत से भी कह लीजिए या इंग्लैंड से भी कह लीजिए, बहुत सारे लोग इंडियन टीम को उतना वेटेज नहीं दे रहे थे या उतना कंसिडर नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने भी हमारे शो में एक बार बात करी थी, तो हम लोग भी इंग्लैंड को ज़्यादा वेटेज दे रहे थे, कंसिडरिंग एब्सोल्युटली। इंडिया का जो स्क्वाड का एक्सपीरियंस है, या जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें विराट भी नहीं थे, रोहित भी नहीं थे, अश्विन भी नहीं है, और बुमराह ने भी पहले ही बोल दिया था कि वो 135 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। तो इन सब चीज़ों को, शमी भी ऑफ कोर्स नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा-सा इंडिया का जो स्टैंडिंग था, वो थोड़ा-सा लो दिख रहा था। पर अल्टीमेटली, जैसा मैंने कहा, जो जीता वही सिकंदर। जो आप ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करते हो, वो आपका काउंट होता है, बजाय कि आप पेपर पे कितने स्ट्रांग हो या कितने वीक हो। तो ये कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग मुझे इसमें आ रही है। सो एट द एंड, जाते जाते अनूप, एक लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे भी, पर अभी इस कॉल को एंड करते हुए, कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग लॉर्ड टेस्ट मैच से। पहला तो मैं आपको फ्यू थिंग्स तो बताऊंगा भी लॉर्ड्स में 5 कैसे दिन तक होगा। जाएगा, जैसे ये दोनों टेस्ट मैच गए। I doubt कि 5 दिन जाएगा because firstly I expect a lot better pitch than what England have dished out in the first two games, because that is not good for Test cricket. To be honest with you, this is not the kind of pitch you want to see in England, because England is popular for its swing and seam bowling. और that is the important thing, right, Rahul? हर country में what is challenging when you travel abroad? Why is a victory outside of your home country considered more than win in your home country? That is because वहाँ पे एग्जैक्टली, आपको जो एक लोकल challenge मिलता कंडीशन, है, right? वहाँ की इट लोकल इज लोकल कंडीशन। कंडीशन। अगर वहां पे आपको एक भारत जैसा ही पिच मिलेगा, तो उसमें उसमें मजा क्या है, राइट? सो यू नीड अ पिच दैट इज लाइक मोर इंग्लिश. So I hope that the Lord's pitch, I expect it to be a lot better. I expect England to come back a lot more strongly. Definitely, I think they will beef up their bowling attack with Jofra Archer, and maybe like get in another of the reserve fast bowlers in to give a bit of more depth into that fast bowling. England को, I mean, we've spoken about this multiple times. The concept of baseball has to be thought about it, because ये दोनों टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स का जो डिसीजन था टू बैट फर्स्ट, सॉरी, बोल फर्स्ट, वाज रॉन्ग, राइट? बिकॉज वो दोनों पिच में आप बैटिंग ही करोगे, राइट? उस, just to let you know, Shubman Gill also would have bowled first. So both the captains had got it wrong, right? You can say that Shubman Gill was the lucky loser, right? Because in the sense उन्होंने टॉस हारा और उनको मौका मिला to play to bat in the second test match, in the first as well, right? तो दोनों टेस्ट में बेन स्टोक्स का जो डिसीजन मेकिंग था फॉर बैटिंग फर्स्ट, सॉरी, बॉलिंग फर्स्ट, was not the right decision. Yes, it worked in the first test, but it didn't work in the second test. So England will have to look at how they want to structure the baseball playing methodology as well, right? Because सेकेंड टेस्ट मैच में भी अगर आप देखोगे, तो इंडिया ने का जो लेट डिक्लेरेशन था, उसकी वजह से इंग्लैंड के पास बहुत ही कम ओवर बचा था टू सेव दिस टेस्ट मैच, राइट? उनको क्या करना, एवरीबडी नोज कि जैसे वो बॉल 25-27 ओवर होल्ड हो जाता है, तो वो देयर इज हार्डली एनी मूवमेंट. सो व्हाट वुड योर ओपनर्स थिंक अबाउट डूइंग, राइट? जो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट डे में किया था, राइट? उन्होंने फर्स्ट 1.5 आवर्स दे गिव इट टू द बॉलर्स, और उनको पता था कि जैसे ही बॉल 20 ओवर का ओल्ड हो जाएगा, उसके बाद दे just played their natural game. लेकिन England didn't approach it that way. They went in the same fashion that they've been going in all test matches, not looking at what the requirement of the scenario is. तो अगर मुझे पूछोगे, तो I think somewhere somebody has to have a very good chat with the England team to know what is the concept of baseball. If the concept of baseball is only attack, they aren't going to win too many test matches. If they come to Australia, they're going to lose, if not 2 or 3, they might lose 5-0, to be honest, because ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी स्मार्ट. वो ऐसे कभी पिच देंगे नहीं जहां पे इंग्लैंड को ये बैटिंग पैराडाइज जो अभी कहा जाएगा, जो मिल रहा है उनको, राइट? दिस आर ऑल बैटिंग पैराडाइजेस, राइट? So ideally, I think a good, spicy, proper English wicket. Definitely depth in bowling is needed.
like the major batsmen, there has hardly been the contribution from the top 5 from England. So Zach Crawley, Ben Tackett had one good partnership, but they haven't had too much after that. Joe Root has not been in form. Ben Stokes has not been in form. So that is a big worry for England. I think बैटिंग में तो वो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे. I expect the change to be in bowling. इंडिया की तरफ से मैं यही कहूंगा कि you need to take this momentum forward. You are now at the ascendancy. You are going to get Jasprit Bumrah back. So the important thing is if you do win the toss and if the pitch is spicy enough, opt for bowling. If the pitch is not spicy enough, have the courage to go ahead and bat first, because at the end of the day, if you have runs on the board, there is a good chance that you will be able to restrict England, because the way they play, they will self-destruct themselves without anybody needing to help them. So all in all, I think बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच होगा. 5 days जाएगा कि नहीं बहुत ही डाउटफुल है, because if they are going to give you a spicy pitch, 5 days जाने का chances बहुत ही कम है. So again, Indian batting is definitely more stronger than the England batting from what you have seen in the first 2 test matches. So obviously India is in a better position to like take care of spicier conditions than England are. But you never know, like as I told you, right, you might get to know the difference of this form and the amount of runs India have made. अगर एक स्पाइसी पिच है तो अगर वहां पे आपने रन नहीं बनाया तो you will get to know whether that young batting order is ready for that kind of a wicket. All in all, I think it will be a good match starting in next 3 days. It's not very far away. It starts on Thursday, so we are not very far away. Absolutely. Sanup, thank you very much इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए, और आपको बधाई, सबको बधाई भारत की इस ऐतिहासिक जीत की. इसे सब एंजॉय करें, और अगला टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में होने वाला है, hopefully we will take 2-1 lead there. 100%. I think without a shade of doubt, India is definitely placed well to take 2-1. I'll be very surprised if the result is anything else other than India leading 2-1 at the end of the last test. Thank you, Rahul.